नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज जो हमने शुरू की है उसका आज तीसरा वीडियो है। हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हम यहाँ लेकर के आते हैं और आज जो हम हल करेंगे वो है प्रश्न संख्या 144 से लेकर 214 तक। विद्यार्थियों, प्रतिदिन 70 से 75 प्रश्न हम आपको हल कराते हैं और आप उनका रिवीजन करते हैं एक दिन में। नेक्स्ट डे का डोज आपको फिर से तैयार मिलता है सुबह 7 बजे। डेली सुबह 7 बजे ये वीडियो आपको मिलेगा और जब तक कि हम 1000 प्रश्नों को तैयार नहीं करेंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और जब ये सीरीज हमारी खत्म होगी हम नेक्स्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आएंगे और इसी तरह से आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे और उससे होगा ये कि आने वाली एग्जाम्स में आप मेडल स्कॉलर का नाम ऊंचा करेंगे, अपने मां बाप का नाम रोशन करेंगे, गांव शहर का नाम रोशन करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं विद्यार्थियों, ऐसे ऐसे प्रश्नों का समावेश मैं करूंगा कि आपका अव्वल आना तय मानिए। आप बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, डेली 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करिए, स्पीड बढ़ा करके देखिए जिससे कम समय में आप देख पाएंगे। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के बीच में मैं ये रिकॉर्डिंग आपको दूंगा और अगर आप 2x स्पीड पर देखेंगे तो मुश्किल से आप 5 से 7 मिनट या 10 मिनट में आप वीडियो खत्म कर पाएंगे। और इससे फायदा ये होगा, डेली 10 मिनट अगर आपने मेडल स्कॉलर पर बिता दिए ना साथियों, तो लाइफ चेंजिंग स्वाभाविक बन जाएगी आपकी। आने वाला समय आपका अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न संख्या 144 से लेकर 214 तक। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 144 है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो याद रखिए, शिवा बावनी रचना है भूषण जी की। 145, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? याद आ गया होगा, कबीरदास जी। और सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर्वनमाल, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और आजकल के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पंक्तियां दी जाएंगी और रचनाकार का नाम पूछा जाएगा। तो इसको लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर्वनमाल। ऐसा ही कृष्ण का वर्णन अगर करते हैं तो सूरदास जी करते हैं, क्योंकि बहुत ही यह सूक्ष्म वर्णन किया गया है। तो ये पंक्तियां सूरदास जी की हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर के रचयिता है अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर के रचयिता अमृतलाल नागर है। और इसी तरह के प्रश्नों को अगर आप डीप वे में पढ़ना चाहते हैं तो एक 3.5 घंटे का वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके दिया है विद्यार्थियों। उसमें 40% की गारंटी आपको दी है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किया है अपने इतिहास ग्रंथ के अंदर। हितोपदेश की रचना किसने की है? 150वां प्रश्न है, नारायण पंडित ने। बहुत बार प्रश्न आता है कि हितोपदेश की रचना किसने की? याद रखिएगा, नारायण पंडित ने। और 151वां नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम बताइए? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। विद्यार्थियों, यहाँ ऑब्जेक्टिव हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इससे होता यह है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन कर पाते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। और अगर आपको अलंकार पढ़ने हैं साथियों तो एक ही उपाय है, मेडल स्कॉलर पर अलंकार मात्रा देख करके आप अलंकार बता सकते हैं। जैसे यहां पर यमक अलंकार आया है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा आपका। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय यमक अलंकार क्यों है? क्योंकि हमने आपको ट्रिक बताई है हमारे वीडियो में कि जब एक ही शब्द बार बार आए, यानी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो यमक अलंकार होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आया है, यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है। यही कारण है कि यहाँ पर यमक अलंकार है। तो आपको अलंकार बहुत अच्छे से पढ़ना है और हमारे वीडियो में जाकर के पढ़ेंगे तो
आपको नैनो सेकंड के अंदर अलंकार याद हो जाएंगे। जैसे उपमा अलंकार का ट्रिक बताया हमने, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, सा, सी, से, सरिस शब्द आए तो उपमा अलंकार होगा। इसी तरह सारी ट्रिक हमने अलंकार में बता रखी हैं। एक भी प्रश्न आपका अलंकार से संबंधित गलत नहीं होगा विद्यार्थियों। यकीन मानिए, मेडल स्कॉलर के व्याकरण वाली प्लेलिस्ट पर जाकर के अलंकार जिसने एक बार देख लिया वो जिंदगी में अलंकार को गलत नहीं कर सकता। तो सारे विद्यार्थी जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के अलंकार को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अलंकार से बनने वाले प्रश्न को मेडल स्कॉलर का विद्यार्थी गलत करे ये संभव ही नहीं हो सकता। 153वां नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं विद्यार्थियों, याद रखिएगा। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता पूछा है आपसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हिंदी गद्य के जन्मदाता अगर पूछ लिया जाए तो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता पूछा जाए तो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। 157 नंबर प्रश्न है। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी हिंदी गद्य के जन्मदाता पूछ ले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और खड़ी बोली के जन्मदाता पूछ ले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेकिन हिंदी गद्य के यदि प्रतिष्ठापक पूछे तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिए, भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टन किस सन में प्रकाशित हुआ था? कल हमने प्रश्न देखा था पहले वीडियो में कि पहला जो समाचार पत्र का नाम पूछा था वहां पर तो उदंत मार्टन था। यहां पर आपसे सन पूछ लिया है, याद रखिएगा 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टन जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1826 में। 160वां प्रश्न है विद्यार्थियों। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, जो चंद्रबरदाई की रचना है। इसी तरह अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं विद्यार्थियों, और इसके लिए हमने आपको बोली भाषा से संबंधित एक हमने जब गद्य पढ़ाया है, हिंदी भाषा साहित्य पढ़ाया है, उसमें एक पूरा वीडियो इस पर बनाया है, अच्छे से एक एक बोली को समझाया है, वो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट करिए। हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? पूर्वी हिंदी है। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन है? तो राधेलाल द्विवेदी जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको गाइडों में नहीं मिलेंगे। आंसू लिपि, जो हिंदी में आंसू लिपि होती है, उसके जन्मदाता पूछा है आपसे तो राधेलाल द्विवेदी जी जन्मदाता हैं। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो हिंदी भाषा पर हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत, यानी हमारे सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके लेखक हैं। और इसी तरह से अगला प्रश्न आता है, 165वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? बहुत बार आता है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है वो इंदुमती कहानी को माना गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम पूछा है आपसे तो गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम अगर लेखक का नाम पूछता है तो वो है गारसादा तासी। इसी तरह 168वां प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। इन पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं प्रश्न को। 168वां प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ऐसी पंक्ति में अधिकतर विद्यार्थी गलती करते हैं, सुमित्रानंदन पंत करके आते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? याद रखिएगा 22 भाषाओं को। और 170वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? ये कल भी प्रश्न आया था, इसको दूसरी तरह से वहां पूछा था। वो है संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषा। 171वां प्रश्न है विद्यार्थियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343(1) के अनुसार है हिंदी भाषा राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
कल भी प्रश्न था, उसमें अनुच्छेद के बाद भाषा पूछी थी। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल हैं। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। इसी तरह संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 175वां प्रश्न है, विद्यार्थियों सखी वो मुझसे कहकर जाते, उक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? साकेत की पंक्ति है और इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। 176वां प्रश्न है, विद्यार्थियों सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी। किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न को जन्म दिया। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो फाइयान ने भारत की यात्रा की। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनान वासियों ने कहा। विद्यार्थियों कुछ प्रश्न आपको रिपीट जरूर मिलेंगे क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। आपको 1000 से ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे। निश्चित तौर पर ओरिजिनल 1000 होंगे, लेकिन कुछ टेस्ट भी चलता रहेगा जिससे आपको रिपीटेशन पता चले कि आपको याद है या नहीं है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो याद रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में बोली जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 186वां प्रश्न है, विद्यार्थियों रीति काल का वह कवि जो मात्र अपनी एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, वो थे बिहारी। 127वां प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। 189वां प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो घनानंद जी हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। और ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। 193वां प्रश्न है, कटक टान कपि कुंजर भारी, दऊ भुज दंड तमिक महितारी, डोलत धरनी सभा पद खसे, जली भाजे भय मारुत घृसे, प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को। कबीरदास जी की भाषा क्या थी? तो सदुकड़ी थी। 197वां प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। और कलम का सिपाही क्या है? आपको पता ही है, जीवनी है। इसी तरह कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कस्तूरी कुंडल बसई किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। 201वां प्रश्न, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है विद्यार्थियों। 202वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो इंडो आर्यन भाषाई समूह है। इसी तरह 203वां प्रश्न, भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषाई समूह कौन सा है? तो चीनी तिब्बती भारत में सबसे कम भाषाई समूह है जो बोला जाता है। 204वां प्रश्न, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो ये प्रश्न हमने देख लिया है, किरात कहा जाता है। और इसी तरह से जो जिन शासन भाषे हूँ 100 मई कहूँ सार, जो पाले सही भाव करी 100 तरी पाऊँ पार, इस दोहे के रचनाकार का नाम पूछा है तो देवसेन है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो निषाद कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह को बोलने वालों को किरात और चीनी तिब्बती भाषा समूह को बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। अपभ्रंश योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? तो राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है वो कहा जाता है डिंगल भाषा। यहाँ पर राजस्थानी शुद्ध नहीं है, उसे सही कर लीजिएगा। 208वां प्रश्न, एक नार पिया को भानी तन वाको सगराज पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा की। अमीर खुसरो की मुकरियां पहलियां और 2 सुखनों की मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। रानी केतकी की कहानी किस भाषा को कहा जाता है? तो किस भाषा की कहानी है? तो खड़ी बोली में लिखी गई है। प्रादेशिक बोलियों के साथ
ब्रज और मध्य देशीय भाषा का आश्रय देकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने क्या नाम दिया? वो भाषा थी ब्रज भाषा से बनी हुई पिंगल भाषा। राजस्थानी से बनी डिंगल और ब्रज से बनी पिंगल। 213वां प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो याद रखिएगा पंच परमेश्वर। इसी तरह 214वां प्रश्न है, बांगरू बोली किस बोली के निकट संबंध है? तो खड़ी बोली के संबंध में आती है बांगरू बोली। तो इस तरह से प्रश्नों को हमने देखा। कुछ प्रश्न आपके रिपीट जरूर है विद्यार्थियों, लेकिन वो आपको टेस्ट का काम करेंगे। यानी कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न रिपीट होता है तो आपको ये टेस्ट हो जाता है कि जो कल आपने पढ़ा था उससे आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। और इसी तरह से हम 1500 प्रश्न इस सीरीज में देंगे और ओरिजिनल 1000 प्रश्न होंगे, कुछ रिपीट होंगे और उससे आपको आपके टेस्ट भी होते चलेंगे कि जो कल आपने याद किया वो याद हुआ है या नहीं। आज हमने 214 तक कंप्लीट हुआ, कल करेंगे 215 से प्रश्न। अब एक छोटा सा संदेश आपके लिए विद्यार्थियों, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करिए। जो मैं आपको एक वीडियो और 40% की गारंटी वाला वीडियो बता रहा था वो यही वीडियो है। राइट हैंड कॉर्नर में आप देखिए गारंटी वाला वीडियो लिखा हुआ है, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी ये आपको फायदा देगा। साथ ही हमने आपकी कहानी यही सच है को कंप्लीट करा दिया, कबीर ग्रंथावली, निबंध कविता क्या है, बिहारी रत्नाकर, सबको पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए और चेक करिए, सभी को धीरे धीरे कंप्लीट कर लीजिए। रोज देखिए, रोज अपनी तैयारी को दीजिए। हमने की नोट्स दिए हैं, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। हैंड रिटन नोट्स हैं जो आप स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट कर सकते हैं या आप वीडियो बार बार देखेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।